AVM ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत व अभिनंदन। आज हम पाठ 8 पवन तूफान और चक्रवात के क्रियाकलाप गुब्बारों को फुलाने के वाले क्रियाकलाप का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर दो चित्र भी बनाए गुब्बारों के और बीच में वो फूंक मार रहा है, यानी अपने मुंह से वायु को बाहर छोड़ रहा है। तो इसके बारे में और अध्ययन करेंगे। तो क्रियाकलाप गुब्बारों को फुलाना। लगभग समान माप के दो गुब्बारे लीजिए। समान माप के दो गुब्बारे लेने हैं। गुब्बारों में थोड़ा पानी भर लीजिए। थोड़ा क्या करना? पानी भर लेना। इन गुब्बारों में थोड़ा सा पानी भर लेना। ये इसके अंदर क्या करना? पानी भरना। पानी भरना। गुब्बारों में क्या करना? पानी भर लेना थोड़ा सा। पानी भरने के बाद में आपको क्या करना है? दोनों गुब्बारों को फुलाकर प्रत्येक को धागे से बांध लीजिए। फिर इसको फुला के फिर धागों से बांध लेना है। गुब्बारों को साइकिल के स्पोक अथवा किसी छड़ से 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका दीजिए। इसको किसी के सहारे 8 से 10 सेंटीमीटर इसके बीच का अंतर होना चाहिए, वहां पर इनको लटका देने। अपने को दूरी कितनी होनी चाहिए? 8 से 10 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसी के सहारे इसको लटका देने। दूरी का ध्यान रखना, 8 से 10 सेंटीमीटर, और इसको लटका देना है। दोनों गुब्बारों के बीच के स्थान को फिर फूंक मारिए। फिर दोनों गुब्बारों के बीच में अपने को क्या करना? फूंक मारना अपने मुंह से। आपके विचार में क्या होना चाहिए? आप क्या देखते हैं? आपके विचार में क्या होना चाहिए और आप इस क्रियाकलाप में क्या देखते हैं? गुब्बारों के बीच में फूंक मारने के लिए विभिन्न तरीके अपनाइए, यानी विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाना। ऊपर से फूंक मारना, दाएं से, बाएं से, बीच में एकदम नजदीक आके, दूरी से थोड़ा। और देखिए कि क्या होता है। इसको आपको ध्यान से देखना, क्या होता है आपको अपने आप क्रियाकलाप द्वारा मालूम पड़ जाएगा। क्या आप फूंक मारकर कागज की पट्टी को उड़ा सकते हैं? जैसे दूसरा मैंने और चित्र बनाया है। क्या आप फूंक मारकर कागज की पट्टी को उठा सकते हैं? ये मुंह में जो कागज की पट्टी हमने पट्टी जो डाली है, ये नीचे की ओर झुकी हुई है। हम जैसे इसके अंदर फूंक मारेंगे तो सांप की आकृति की तरफ उड़ने लगेगी। तो ये आप इसको क्या फूंक मारकर आप इसको हवा में उड़ा सकते हैं क्या? ये कह रहा है। लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी कागज की पट्टी लेनी है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का आपको ध्यान रखना है। लगभग कितनी लंबी होनी चाहिए? 2, यानी 20 सेंटीमीटर। कितनी? 20 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 3। इसकी ये चौड़ाई 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये इसका माप है। लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। कागज की पट्टी को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच में इस प्रकार पकड़िए कि पट्टी का अधिकांश भाग नीचे की ओर लटका रहे। यानी इस प्रकार से पकड़ना कि अधिकांश भाग लटका रहे। जैसे इस प्रकार से पकड़ना कि अधिकांश भाग नीचे की ओर लटका रहे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसा चित्र में दिखाया गया उसी के अनुसार पकड़ना है। अब कागज की पट्टी के ऊपर से फूंक मारिए। अब कागज की पट्टी के ऊपर से आपको फूंक मारना है। पहली का विचार है कि पट्टी ऊपर उठ जाएगी। आपके प्रक्षेपण किसे सही सिद्ध करते हैं? आपका प्रक्षेपण सिद्ध होता है कि नहीं होता है? ऊपर की ओर उठेगी तो इस तरह से लहराती हुई ऊपर की ओर उठेगी। जितनी वेग से आप फूंक लगाओगे उतना वेग से ये लहराता हुआ ऊपर उठेगा। आइए हम क्रियाकलाप पहले जो हमने पढ़ा था 8.2, 8.3 और 8.4 के प्रक्षेपणों को समझने का प्रयास करें। अब इन सब क्रियाकलापों को एक साथ समझने का हम प्रयास करते हैं। किसके अंदर क्या क्रिया हुई? क्या आपके प्रक्षेपण आपकी आशा के अनुरूप हैं, अर्थात वे वैसे ही है जैसा आपने सोचा था?
यानी वो आपने जैसी कल्पना की थी कि ऐसा क्रियाकलाप होना चाहिए उसके अनुरूप ही हुआ है या नहीं हुआ है। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब कम होता है? पवन का जब वेग बढ़ेगा तो वायु दाब कम हो जाता है। तो क्या होगा, पवन का जब वेग बढ़ता है, यानी जो गति से पवन की गति बढ़ती है, तो वायु दाब क्या हो जाता है, वास्तव में वहां पर कम हो जाता है। वास्तव में वहां पर वायु दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये किस किस कारण होगा, वेग के बढ़ने के कारण वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। जब हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो मुख के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। जहां हम बोतल में जो फूंक मारने वाला क्रियाकलाप किया था, तो जहां से हम फूंक मार रहे हैं वहां का वायु का वेग कैसा होता है, अधिक होता है। तो मुख की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है, इससे वह वायु दाब घट जाता है और बोतल के भीतर वायु दाब उसके मुख के निकट दाब से अधिक हो जाता है। इसी कारण क्या होता है, बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर की ओर धकेलती है। हम वायु से उसके अंदर स्पीड से गति करके वेग से फूंक मारते हैं तो बोतल के अंदर वाला वायु दाब अधिक हो जाता है, तो वो वायु बाहर निकलती है। तो गेंद को न तो अंदर जाने देती है, उसको क्या कहाँ धकेलती है, बाहर की ओर धकेलती है। और धकेल देती है। क्रियाकलाप 8.3 में आपने देखा कि जब आप गुब्बारों के बीच में फूंक मारते हैं तो वे एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। इन गुब्बारों के बीच में जब आप फूंक मारोगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये दोनों नजदीक आने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनके बीच वाली वायु दाब ज्यादा वेग से जाता है तो वो घट जाता है। जब गुब्बारों के बीच के स्थान की वायु दाब किसी तरह कम हो जाए तब गुब्बारों की दूसरी ओर बाहर का दाब उन्हें एक दूसरे की ओर धकेलेगा। एक दूसरे की ओर क्या करेगा, धकेलेगा। क्रियाकलाप 8.4 में आपने देखा कि जब आप कागज की पट्टी के ऊपर से फूंक मारते हैं तो ये ऊपर की ओर उड़ जाती हैं। जैसा आप देख रहे हो क्रियाकलाप में, वो ऊपर की ओर क्या हो रही है, उड़ रही है। पुनः ऐसा तभी संभव होगा जब कागज में फूंक मारेंगे पर पट्टी के ऊपर दाब कम हो जाएगा। या हम जब वायु को वेग के साथ इसके ऊपर फूंक मारेंगे तो ही पट्टी ऊपर उठेगी। यदि हम फूंक नहीं मारेंगे तो वापस वो अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएगी। हम देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। पहले हमने पढ़ा था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा यदि तीव्र वेग की पवन भवनों अथवा झोपड़ियों की छत के ऊपर से प्रवाहित हो? यदि छत कमजोर होगी तो वह ऊपर उठ जाएगी और पवन उसे अपने साथ उड़ा ले जाएगी। यदि आपने कभी ऐसा देखा हो तो उसे अपने मित्रों को बताइए। आपने कभी ऐसे छतों को उड़ते हुए, अपने टीन के जो छत होते हैं वो उड़ते हैं बहुत सारे, पवन जब चक्रवात आते हैं तो। आइए अब हम ये समझने का प्रयास करें कि पवन कैसे बनती हैं, ये वर्षा कैसे लाती है। अब इसको भी समझने का प्रयास करेंगे कि पवन कैसे बनती है, ये वर्षा कैसे लाती है, और कभी कभी ये विनाशकारी कैसे हो जाती है, कभी कभी यह भीषण विनाश कैसे कर लेती है। आप ये जानने की गतिशील वायु पवन कहलाती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो गतिशील वायु है वही पवन कहलाएगी। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। ये ध्यान रखना, पवन सदैव क्या करेगी, अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। आपने भी देखा होगा गर्मियों में हमको बहुत जबरदस्त गर्मी लगती है और बिल्कुल वायु नहीं चलती है, पत्ता भी नहीं हिलता है। तो उस समय क्या होता है, धीरे धीरे बड़े बड़े मतलब काले काले धूल के गुब्बारे उड़ने शुरू हो जाते हैं और क्या हो जाता है, एकदम तेज गति से वायु और मिट्टी साथ में उड़ती है। तो वो क्या होता है, कम वायु दाब वाले क्षेत्र में से पवन का उसकी ओर अधिक, पवन वाले क्षेत्र से वह कम वायु दाब वाले क्षेत्र में पवन गति करती है। वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। ये ध्यान रखने जैसी बात है। क्या है, वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। लेकिन प्रकृति में विभिन्न क्षेत्रों के वायु दाब में भिन्नता उत्पन्न होती है। क्या आप में भिन्नता के कारण ऐसा होता है?
यानी डिफरेंट होता है अलग अलग जगह का। तो इसके कारण ये भिन्नता के कारण ऐसा होता है, चक्रवात वगैरह आते हैं और उसके साथ में बरसात भी होती है। आज के लेसन में ये क्रियाकलापों के ऊपर ही हम अध्ययन किया है। इसको एक बार व्यवस्थित आप क्रियाकलाप को ये घर पे दोहरा सकते हैं। गुब्बारों वाला है, ये पट्टी वाला है, ये माप से आप सेंटीमीटर काट के एक बार देखना क्या होता है क्या नहीं होता, अपने अनुभव करना तो और ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।